हेलो नमस्कार साथियों, बैंको कोचिंग के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खूब खुश होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे यूं ना थक कर बैठे ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। और बैंको परिवार की तरफ से आप सभी का इस बैंको कोचिंग का ये जो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इस पे आप सभी का दिल खुल के स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं आपका दोस्त विकास सैनी और जो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की क्लास पुनः आपके सामने लेके प्रस्तुत हुआ हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आइए अपनी क्लास को अपन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ध्यान रखिएगा योजना कौन सी आई है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की मंजूरी किस राज्य द्वारा दी गई है, बताइएगा। ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश के द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा, उड़ीसा या राजस्थान के द्वारा दी गई है। तो देखिएगा दोस्तों, मुख्यमंत्री जो सीखो कमाओ योजना है, पहली बात तो ये है क्या, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जो साहब जिन्होंने 12वीं पास कर ली है, अभी ध्यान रखिएगा, ये उनके लिए जिन्होंने क्या कर लिए, 12वीं पास कर लिए, उसके बाद में उन्होंने क्या किए, ITI किए। ध्यान रखना, उन्होंने क्या किए, ITI किए, या उन्होंने क्या BA वगैरह यानी UG किए। सीधे शब्दों में अपन समझना चाहें तो उन्होंने क्या किए कि उन्होंने UG की है या उन्होंने क्या किए, PG की है, उन्होंने UG या उन्होंने क्या किए, PG की है। इन बच्चों के लिए यह योजना लाई गई है। इसके लिए जो सरकार ने कहा कि साहब, जो वो बच्चे जिन्होंने जो 12वीं पास करने के बाद में IIT कर ली है या उन्होंने UG कर ली, UG का मतलब आ गया इसके अंदर BA वगैरह आ गया, BA आ गया, BCom आ गया, आपके BSc आ गया, ये सॉरी BCom आ गया आपका ना, BSc आ गया साहब, ये सारे के सारे इसमें आ गए UG के अंदर। PG के अंदर क्या आ गई, MSc आ गया, MA आ गया और आपका MCom आ गया। यानी उन वो बच्चे जिन्होंने जो 12वीं पास करने के बाद में ये डिग्री हासिल कर लिए और वो अभी क्या है, बेरोजगार है, तो उनके लिए सरकार ने कहा कि साहब हम क्या देंगे, कौशल प्रशिक्षण देंगे। ध्यान रखना, क्या देंगे, हम देंगे कौशल प्रशिक्षण देंगे। और कौशल प्रशिक्षण देंगे और उस कौशल प्रशिक्षण के ऊपर जो प्रतिमाह खर्च होगा, हम प्रतिमाह खर्च कितना करेंगे, 8,000 से हम कितना करेंगे, 8,000 और 10,000 रुपए हम क्या करेंगे, प्रतिमाह खर्च करेंगे, यह कहा था। और वो कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। यानी कौशल, यानी कि जो बच्चे बेरोजगार बच्चे हैं उनको क्या दिया जाएगा, उनको प्रशिक्षण देंगे पहले हम, और प्रशिक्षण देने के बाद में उन बच्चों को वो क्या करेंगे, अपना रोजगार है वो शुरू कर सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। तो उनका क्या होगा, उनकी क्या होगी, आजीविका के अंदर जो उनकी जो इनकम का सोर्स है वो बढ़ेगा, है ना। इनकम का सोर्स बढ़ेगा तो वो क्या होंगे, कमाएंगे, पैसे क्या करेंगे, वो कमाएंगे। ये योजना है। और यह योजना कौन से राज्य ने शुरू की है, ध्यान रखना, यह शुरू की है मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा, तो मध्य प्रदेश के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है। आगे समझिएगा, मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो इस मध्य प्रदेश के अंदर एक शहर आता है जिसका नाम आता है भोपाल। ध्यान रखना, इसके अंदर एक शहर आता है भोपाल। ध्यान रखना, अपन बात करेंगे वो भोपाल की बात करेंगे दोस्तों, समझना कि भोपाल की बात करें कि यहां पे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय विज्ञान साहित्य महोत्सव, ध्यान रखना, साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। यानी कि साहित्य जो महोत्सव है वो कहां आयोजन किया गया है, कहां आयोजन किया गया है, उसका भोपाल के अंदर आयोजन किया, कौन सा है, 2023 का। यानी कि बात करें 2023 का अंतरराष्ट्रीय जो विज्ञान साहित्य महोत्सव का आयोजन कहां किया गया, आपके मध्य प्रदेश के अंदर किया गया। ये मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के अंदर किया गया। ध्यान रखना, कहां किया गया, भोपाल शहर के अंदर। इसी मध्य प्रदेश का एक शहर आता है जिसका नाम आता है इंदौर। ध्यान रखिएगा, कौन सा शहर आता है, इंदौर आता है। इस इंदौर की बात करें तो इंदौर को कहते हैं भारत का सबसे स्वच्छ शहर। ध्यान रखना, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कहते हैं, भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे कहते हैं, इंदौर को कहते हैं। ध्यान रखना, किसको कहते हैं, हम इंदौर को कहते हैं। आगे बात करें हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो पंचामृत योजना की बात करें, किसकी बात करेंगे, पंचामृत योजना। पंचामृत योजना का संबंध कौन से राज्य से आता, आपका उत्तर प्रदेश से आता है। अगर हम बात करें दोस्तों, है ना दोस्तों, हम बात करें परख योजना, ध्यान रखना, परख योजना की या पहल योजना कह दें उसको, कौन सी योजना, पहल योजना, है ना।
पहल योजना, ये पहल योजना है क्या? ये अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। इसके अंदर क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये कौन सी योजना शुरू की है? साहब पहल शिक्षा शुरू की है। और ये कहां पे की गई है? आपके उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू की गई है। इसी हम बात करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश की। अगर अपन बात करें आगे चल के, अगर हम और बात करें उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसकी कहें उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है लखनऊ। ध्यान रखना, इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ क्या है? इसकी राजधानी है। इसको कहते हैं भारत का नवाबों का शहर। ध्यान रखना, भारत का नवाबों का शहर, नवाबों का शहर कहते हैं। भारत का नवाबों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ को कहते हैं। अगर बात करें भारत की प्रथम, ध्यान रखना, भारत की प्रथम पैरा बैडमिंटन अकादमी, ध्यान रखना, पैरा बैडमिंटन अकादमी, अगर बात करें पैरा बैडमिंटन अकादमी की बात करें, पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां खोली गई है? अकादमी कहां खोली गई है? वो आपकी कहां खोली गई? लखनऊ के अंदर खोली गई। अगर बात करें लखनऊ की बात करें, ध्यान रखना, लखनऊ की बात करें, अगर बात करें राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान के अंदर, ध्यान रखना, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान के अंदर, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां खोला गया है? तो वह आपका खोला गया है लखनऊ के अंदर। और ये जो पंचामृत योजना है, ध्यान रखना दोस्तों, कौन सी योजना? पंचामृत योजना। इस पंचामृत योजना का संबंध किससे है? गन्ने की खेती से। ध्यान रखना, किसकी खेती से है संबंध इसका? गन्ने की खेती से संबंध आता साहब इसका। सीधी सी चीज ध्यान रखना कि गन्ने की खेती से किसका संबंध आता है? तो किसका संबंध आता है? पंचामृत योजना का, यानी कि गन्ने की मिठाई। अगर आपसे पूछ लिया जाए, अभी हाल ही के अंदर राजस्थान के अंदर पीटीआई का पेपर हुआ था, उसके अंदर पूछा गया था कि पंचामृत योजना का संबंध कौन से राज्य से है? तो पंचामृत योजना का संबंध कौन से राज्य से मेरे साथियों? आपका उत्तर प्रदेश से। ध्यान रखिएगा, कहां से? उत्तर प्रदेश से इसका संबंध देखने को मिलता है। आगे अपन बात करें राजस्थान, उड़ीसा और राजस्थान की बात करें, तो ये देख लीजिए दोस्तों, अपन जो सीखो कमाओ जो योजना है, सीखो कमाओ योजना, यानी कि इसके अंदर पहले क्या दी जाए? जो कौशल के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी उसको स्किल सिखाई जाएगी, उसके बाद में वो क्या करेगा? अपनी जॉब करेगा। ये कौन से राज्य ने शुरू किया? आपके मध्य प्रदेश ने शुरू किया। अगर साथियों आगे हम बात करें दोस्तों, अगर साथियों हम बात करें राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान के संदर्भ में अगर अपन बात करें कि राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान की अगर अपन बात करते हैं, तो अगर देखें दोस्तों, है ना, अगर अपन कहें चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी योजना की बात करें, चिरंजीवी योजना की अगर अपन चर्चा करें, चिरंजीवी योजना की अगर अपन चर्चा करें, तो ये कौन सी राज्य संबंध आता है इसका? राजस्थान से आता है। अगर हम बात करें इंदिरा गांधी, ध्यान रखना, इंदिरा गांधी रसोई योजना या इंदिरा रसोई योजना की बात करें, सीधा अपन सिंपल भाषा में अपन समझे, इंदिरा रसोई योजना की बात करें, इंदिरा रसोई योजना की बात करें, तो इसका संबंध भी किससे आता है? आपका राजस्थान से आता है। अगर हम दोस्तों आगे देखें, इंदिरा रसोई योजना का संबंध भी किससे? आपका राजस्थान से। अगर दोस्तों हम बात करें इसी राजस्थान से, तो दोस्तों अगर आपसे बात करें कि दोस्तों ना अनुप्रति की बात करें, अनुप्रति योजना का संबंध भी कौन से राज्य से? आपके राजस्थान से आता है। अगर बात करें भारत में, एक बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, अगर सबसे बड़ा राज्य की बात करें, भारत का सबसे बड़ा राज्य की बात करें, सबसे बड़ा राज्य कौन सा आता है? आपका राजस्थान आता है। ध्यान रखना, अगर सौर ऊर्जा के अंदर बात करें, भारत के अंदर सौर ऊर्जा की बात करें, सौर ऊर्जा में पहले स्थान पे कौन आता है? आपका राजस्थान आता है सौर ऊर्जा के अंदर, भारत के अंदर, है ना, ध्यान रखिएगा। सौर ऊर्जा के अंदर पहले स्थान पे कौन सा आता है? राजस्थान आता है। तो ये अपन को कुछ योजनाएं हैं जो आप में महत्वपूर्ण है, एग्जामिनर क्या पता पूछ ले, तो वो अपन ने यहाँ पे देखी है। इसके बाद में साथियों अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है, 23 जनवरी को मनाया जाता है, आपका 2 सितंबर को मनाया जाता है, या 14 सितंबर को मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 22 जो मई आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 22 मई। अगर बात करें विश्व जैव विविधता दिवस की बात करें, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। अगर बात करें आपके 23 जनवरी की बात करें, तो 23 जनवरी को मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस जयंती। ध्यान रखना, सुभाष
चंद्र बोस जयंती, ध्यान रखना सुभाष चंद्र बोस की क्या मनाते हैं अपन, जयंती मनाते हैं, ध्यान रखिएगा सुभाष चंद्र बोस की अपन क्या मनाते हैं, जयंती मनाते हैं। और इसी दिन ध्यान रखना इसी दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर ध्यान रखना इसी दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर 21 ऐनाम द्वीपों का क्या किया गया था, नामकरण दिया गया था। ध्यान रखना अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर 21 जो ऐनाम द्वीप है, इन द्वीपों को नाम कब दिया गया था, जो दिया गया था आपका था 23 जनवरी 2023 को, ध्यान रखिएगा 23 जनवरी 2023 को दिया गया था। 2 सितंबर की बात करें तो 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं अपन, नारियल दिवस, ध्यान रखना कौन सा दिवस मनाते हैं, नारियल दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिएगा नारियल दिवस हम मनाते हैं, इतना चीज समझिएगा कौन सा दिवस मनाते हैं अपन, नारियल दिवस मनाते हैं। अगर 14 सितंबर की बात करेंगे, ध्यान रखना 14 सितंबर की बात करेंगे तो हिंदी भाषा दिवस मनाते हैं, दोस्तों ध्यान रखिएगा हिंदी भाषा दिवस मनाते हैं, ध्यान रखना हिंदी भाषा दिवस कब मनाते हैं, हम 14 सितंबर को मनाते हैं। अब बात आई हिंदी की, बात आई, ध्यान रखना किसकी बात आई, हिंदी की बात आई। तो अगर हम बात करें दोस्तों थोड़ा सा पॉलिटी के अंदर चलते हैं, अगर दोस्तों बात करें मूल संविधान की बात करें, किसकी बात करेंगे, मूल संविधान की दोस्तों यहां पे चर्चा करते हैं हम, मूल संविधान की हम चर्चा करते हैं। तो मूल संविधान कहते किसे हैं, ध्यान रखना वह संविधान जो 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुआ था, ध्यान रखना कौन सा संविधान, वह संविधान जो 26 जनवरी, कितने जनवरी, 26 जनवरी को, ध्यान रखना 26 जनवरी 1950 के दिन क्या होता है, लागू होता है। तो दोस्तों समझिएगा, आप कहोगे कि गुरुजी मिथ्ये माना, आप बताओ वो संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना संविधान है यह बनकर तैयार कब हुआ था, ध्यान रखिएगा जो संविधान ये बनकर तैयार कब हुआ था, तो ये बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर को, ध्यान रखना 26 नवंबर को तो बनकर क्या हो गया था, 26 नवंबर 1949 को तो क्या हो जाता है, अपना संविधान बनकर तैयार हो जाता है। और संविधान लागू कब होता है, ध्यान रखना दूसरी चीज ये क्वेश्चन आता है कि ये जो संविधान है ये लागू कब होता है, तो संविधान लागू कब होता है, तो संविधान लागू होता है आपका 26 जनवरी को, ध्यान रखना 26 जनवरी को। और 26 जनवरी कौन सी आएगी साहब, 1950 की बात करेंगे, 26 जनवरी 1950 के दिन आपका संविधान लागू हो गया था। आप ये कहोगे गुरुजी तेमान यह बताओ कि मिनी संविधान कौन सा, मिनी संविधान की आप चर्चा करा कि मिनी संविधान कौन सा संविधान ने किए, तो मिनी संविधान हम कहते हैं दोस्तों ध्यान रखिएगा, मिनी संविधान हम कहते हैं 42वां संविधान संशोधन, कौन सा 42वां संविधान की बात करते हैं, संविधान संशोधन की बात करते हैं, 42वां संविधान संशोधन है, इसे हम किस नाम से पुकार सकते हैं, मिनी संविधान कह सकते हैं। अगर आपसे कहें कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ था, तो पहली बार संशोधन कब होता है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से होता है। ध्यान रखिएगा कि अगर बात कह दे आपसे संविधान में, यानी कि संविधान की जो प्रस्तावना में, ध्यान रखना प्रस्तावना की अगर बात करें, प्रस्तावना के अंदर सबसे पहले जो संशोधन की बात करें, सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, संशोधन होता है। वो संशोधन कब होता है, तो कौन से संविधान संशोधन से होता है, तो कौन सा संविधान संशोधन आता है आपका 42वां संविधान संशोधन, कौन सा 42वां संविधान संशोधन। और ये हुआ कब था, 1976 के अंदर, ध्यान रखना कब हुआ था, 1976 के अंदर होता है। तो ध्यान रखना 1976 के अंदर होता है। मूल संविधान किसे कहते हैं, वह संविधान जो 26 जनवरी 1950 के दिन क्या होता है, लागू होता है। तो दोस्तों आप ध्यान यह पूछोगे, आप मुझसे ये पूछोगे कि सर थेमान यह बताओ कि जो हिंदी भाषा है, कौन सी हिंदी जो भाषा है, इस हिंदी भाषा को क्या संविधान में कहीं भी मान्यता दी गई है क्या, बिल्कुल दी गई है। संविधान के अंदर ध्यान रखना, मूल संविधान की बात करें तो इसमें भाग तो कितने थे, 22 थे। मूल संविधान के अंदर भाग कितने थे, 22 थे। अगर हम बात करें मूल संविधान में अनुच्छेद की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अनुच्छेद की बात करेंगे तो 395, ध्यान रखना कितने अनुच्छेद थे, 395। और यही क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया था अभी प्री वाले पेपर के अंदर, ध्यान रखिएगा मूल संविधान 395 अनुच्छेद थे। इसके बाद में हम बात करेंगे, इसके बाद में अगर अपन बात करेंगे अनुसूचियों की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अनुसूचियों की बात करेंगे तो अनुसूची कितनी थी, 8 थी। लेकिन दोस्तों इसे जो पोर्शन था इसको हमने क्या कहा था, मूल संविधान। और वो जो किस दिन लागू हुआ था, ये 26 जनवरी 1950 के दिन यह लागू हुआ था। इसके बाद में अगर अपन चर्चा करें, आप कहोगे गुरुजी थमान और बताओ कि वर्तमान संविधान किसे कहते हैं। ध्यान रखना एक क्वेश्चन और आपके सामने आता है जिसका नाम आता है वर्तमान संविधान। कौन सा, वर्तमान संविधान। यानी वर्तमान संविधान के अंदर क्या क्या नई चीजें हैं,
क्या क्या खास बातें हैं वर्तमान संविधान की, इनके ऊपर देखें। तो वर्तमान संविधान के अंदर अपन भाग की बात करेंगे, ध्यान रखना भाग की बात करेंगे तो भाग लगभग कितने हैं, 25 के आसपास क्या है संविधान के अंदर भाग देखने को मिलते हैं। इसी संविधान के अंदर अगर अपन चर्चा करें अनुसूचियों की बात करें तो अनुसूची कितनी आती है आपकी 22, अनुसूची कितनी है 12, ध्यान रखना अनुसूची कितनी है 12, ध्यान रखना। अगर हम बात करेंगे भाग की बात करेंगे, भाग 25 आ गए। अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद की बात करेंगे यानी आर्टिकल्स की बात करेंगे, अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद कितने लगभग 468 के आसपास है, ध्यान रखिएगा कितने हैं 468 के आसपास है। ये इतनी चीज समझिएगा। अब देखिए ये जो अनुसूचियां हैं तो पहली अनुसूची भारत के नाम के बारे में कह रही है। पहली अनुसूची कौन सी किसके बारे में बता रही है, भारत के नाम के बारे में उल्लेख कर रही है। तो जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा है यानी संविधान में अगर बात करें भाषा को मान्यता कहां पर दी गई है, ध्यान रखना। अगर बात करें संविधान की, अगर अपन चर्चा करते हैं इस संविधान में भाषा को मान्यता कहां पर दी गई है, कौन सी अनुसूची में दी गई है, तो अनुसूची 8 के अंदर किसका उल्लेख है, भाषाओं का उल्लेख है। ध्यान रखना किसका उल्लेख है, भाषाओं का उल्लेख है। कौन सी अनुसूची के अंदर है, 8 के अंदर। और अनुसूची जो 1 है वो नाम क्षेत्रफल एरिया के बारे में बता रही है। अनुसूची 2, अरे दो अल्लाह के नाम पे दो, भगवान के नाम पे दो रे भाई दो, क्या दो रे, वेतन दो, ध्यान रखना क्या दो, वेतन दो। यानी जो अनुसूची 2 क्या दो, वेतन दो, किनको दो, संवैधानिक पदाधिकारियों को क्या देना है, वेतन देना है। और अनुसूची जो 8 है वो किसके बारे में उल्लेख कर रही है साथियों, वह उल्लेख कर रही है भाषा के बारे में उल्लेख कर रही है। तो आइए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री, ध्यान रखिएगा, हाल ही में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को वर्ल्ड बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है। डेविस मालपास को नियुक्त किया है, अजय सिंह बग्गा को नियुक्त किया है, जो कर्नल सीके जो नायडू है उनको नियुक्त किया है, या रानी जो रामपाल है इनको नियुक्त किया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अजय सिंह बग्गा। ध्यान रखिएगा किसको नियुक्त किया गया, अजय सिंह बग्गा को निर्विरोध जो वर्ल्ड बैंक है इस वर्ल्ड बैंक का क्या बना दिया गया, सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। किसका सीईओ नियुक्त किया, आपके वर्ल्ड बैंक का सीईओ नियुक्त कर दिया गया। अब बात करें इस वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है, ये अगर बात करें इस वर्ल्ड बैंक की, अगर बात करें हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहां पे है, वाशिंगटन डीसी के अंदर। ध्यान रखना किस कहां पे, वाशिंगटन डीसी के अंदर हमें इसका क्या देखने को, मुख्यालय देखने को मिलता है। इसकी स्थापना कब होती है, 1944 के अंदर। ध्यान रखना 1944 के अंदर इसकी क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। अब बात करें इसका, अगर बात करें इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, भारतीय मूल के नागरिक है, ये ध्यान रखना। अगर बात करें ये भारतीय मूल के नागरिक अजय सिंह बग्गा, ध्यान रखना कौन है, अजय सिंह बग्गा। इनको जो जून 2023 के बाद में ये किसका कार्यभार संभालेंगे, वर्ल्ड बैंक के सीईओ का कार्यभार संभालने वाले। ये इनको क्या नियुक्त किया है साहब, वर्ल्ड बैंक का। ध्यान रखना वर्ल्ड बैंक का क्या बनाया गया साहब, इनको सीईओ बनाया गया साहब, इनको क्या बनाया गया, सीईओ बनाया गया है। वर्ल्ड बैंक का क्या बनाया गया साहब, सीईओ नियुक्त किया। किन्हें नियुक्त किया है, अजय सिंह बग्गा को। इसके बाद में दोस्तों हम और देखें कि ये जो अजय सिंह बग्गा है ये मास्टर कार्ड, ध्यान रखना कौन सा कार्ड, मास्टर कार्ड के भी क्या रह चुके हैं, सीईओ रह चुके हैं। ये जो अजय सिंह बग्गा है इनको 2016 के अंदर, ध्यान रखना कब, 2016 के अंदर इनको पद्म श्री पुरस्कार से भी क्या किया गया जा चुका है, सम्मानित किया जा चुका है। पद्म श्री पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। अगर बात करें कर्नल सीके नायडू की बात करें, ये जो कर्नल सीके नायडू है, ध्यान रखिएगा किसकी बात करेंगे, कर्नल सीके नायडू की बात करेंगे तो यह है भारत के प्रथम, ध्यान रखना भारत के प्रथम टेस्ट कप्तान है। ध्यान रखना कौन है, टेस्ट कप्तान है, भारत के प्रथम टेस्ट कप्तान कौन है, आपके कर्नल सीके नायडू। अभी हाल ही में इनकी जो मूर्ति का क्या किया गया है, अनावरण किया गया है, और अनावरण कहां किया गया है, हैदराबाद में। ध्यान रखना हैदराबाद के अंदर इनकी मूर्ति का क्या किया गया है, अनावरण किया गया है। ध्यान रखना कहां किया गया है, हैदराबाद के अंदर।
हैदराबाद के अंदर इनकी मूर्ति का क्या किया गया, अनावरण किया गया। अगर हैदराबाद की बात करें, किसकी बात करेंगे, हैदराबाद की बात करेंगे। यहाँ पे बाजरा अनुसंधान केंद्र की बात करें, किसकी बात करेंगे, बाजरा अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे, बाजरा अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, आपका हैदराबाद के अंदर है। अगर बात करें ना मिलेट्स के लिए, किसके लिए, मिलेट्स के लिए, अगर बात करें मिलेट्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसको बनाया गया 2023 के अंदर, इस अपने वाले बजट के अंदर, इस वर्ष के बजट, केंद्रीय बजट के अंदर मिलेट्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करेंगे। मिलेट्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसको बनाया गया, भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र को बनाया गया। ध्यान रखिएगा किसको बनाया गया, भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र को बनाया गया है। अगर बात करें बाजरा वर्ष की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, बाजरा वर्ष की बात करेंगे कि बाजरा वर्ष कौन सा वर्ष को कहते हैं साहब, कौन से वर्ष को बाजरा वर्ष के रूप में हम मना रहे हैं, तो कौन सा वर्ष आ जाएगा दोस्तों, आपका 2023। ध्यान रखना 2023 को हम किस रूप में मना रहे हैं, बाजरा वर्ष के रूप में हम मना रहे हैं। रानी रामपाल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, रानी रामपाल की बात करेंगे। ये हॉकी की खिलाड़ी है, ध्यान रखना किसकी खिलाड़ी है, ये हॉकी की खिलाड़ी है। ये हॉकी की क्या है, हॉकी की क्या है, खिलाड़ी है। और इसके नाम पे ध्यान रखिएगा एक स्टेडियम है जिसका नाम है राय बरेली। ध्यान रखना राय बरेली स्टेडियम, बरेली एक स्टेडियम आता है जिसका नाम आता है राय बरेली स्टेडियम। ध्यान रखना रायबरेली स्टेडियम, ध्यान रखिएगा एक स्टेडियम आता है रायबरेली स्टेडियम। ये जो रायबरेली स्टेडियम है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, वर्तमान में रानी रामपाल स्टेडियम कर दिया। ध्यान रखिएगा किसके, इसके नाम पे रायबरेली स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया है, रानी रामपाल स्टेडियम कर दिया है। रानी रामपाल स्टेडियम कर दिया है, किसके नाम पे कर दिया है, आपके रानी रामपाल के नाम पे कर दिया है। और ऐसा खिताब पाने वाली भारत की प्रथम महिला है। ध्यान रखना भारत की प्रथम महिला, ध्यान रखिएगा ऐसा खिताब पाने वाली प्रथम महिला कौन है, आपकी रानी रामपाल की बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे दोस्तों डेविस मालपास की बात करेंगे, तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों आपके कतर की बात करेंगे। ध्यान रखना कतर की बात करेंगे तो हाल ही के अंदर की अगर अपन चर्चा करेंगे तो जो कतर ओपन टेनिस का खिताब अगर बात करें, कतर ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले जो खिलाड़ी है वो कौन है साहब, आपके डेविस मालपास। ध्यान रखिएगा कतर कतर के अंदर जो ओपन टेनिस का जो खिताब है वो जीतने वाले कौन है, डेविस है। ध्यान रखिएगा कौन है, डेविस है। यहाँ पे बात आई है दोस्तों कतर की, ध्यान रखिएगा कतर की बात आती है तो कतर के अंदर हाल ही के अंदर कतर के अंदर क्या हुई थी, एक मैराथन का आयोजन हुआ था। ध्यान रखना किसका आयोजन हुआ था, मैराथन का आयोजन हुआ था। कतर के अंदर किसका आयोजन हुआ था, मैराथन का आयोजन हुआ था। उसके अंदर भाग लेने वाली, ध्यान रखना भाग लेने वाली विश्व की पहली महिला अगर बात करें, विश्व की पहली महिला किसकी, विश्व की अगर कहें पहली महिला की बात करेंगे, वो महिला कौन है, आपकी सूफिया खान है। ध्यान रखिएगा कौन है, सूफिया खान है। वो पहली महिला कौन आ जाएगी, आपकी सूफिया खान आ जाएगी। इतने चीज समझिएगा कि साहब उसका नाम क्या आ जाएगा, सूफिया खान आ जाएगी। और ये जो सूफिया खान है ये कहाँ की है, ये भारत की है। ध्यान रखना सूफिया खान है, ये कहाँ की है, ये भारत की है साथियों। इतना समझ में आया। इस क्वेश्चन को देखिएगा वापस कि हाल ही में भारतीय मूल की जो अर्थशास्त्री को वर्ल्ड बैंक का सीईओ नियुक्त किया, किसे नियुक्त किया साहब, आपके अजय सिंह बग्गा जी को क्या किया है, सीईओ नियुक्त किया है साथियों। ठीक है ना। डेविस मालपास की बात करेंगे तो इसने जो कतर ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता है, डेविस मालपास ने जीता है। कर्नल सी के नायडू की बात करें, भारतीय टेस्ट के पहले कप्तान है साहब। इसके रानी रामपाल की बात करेंगे, हॉकी की खिलाड़ी है। और इसके नाम पे हाल ही के अंदर क्या होता है कि इसके नाम पे क्या कर दिया जाता है कि जो आपका रायबरेली स्टेडियम है, ध्यान रखिएगा रायबरेली स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है, आपका जो रानी रामपाल स्टेडियम कर दिया जाता है साथियों। आगे देखिएगा ये आपके कौन आ गए साहब, आपके अजय सिंह बग्गा जी। कौन आ गए, आपके अजय सिंह बग्गा।
और ये अजय सिंह बग्गा है, ये कब से अपना कार्यभार संभालेंगे? ये जून 2023 से क्या करेंगे? अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। कौन संभालेंगे साहब? आपके अजय सिंह बग्गा। और ये अजय सिंह बग्गा है, ये साहब ना ये निर्विरोध, ध्यान रखना है कैसे जीते हैं, यह निर्विरोध जीते हैं। ध्यान रखिए कैसे जीते, निर्विरोध जीते। तो दोस्तों अभी अपन ने देखा था कि साहब संविधान के अंदर अपन भाषाएं देख रहे थे, ध्यान रखिएगा संविधान में हम क्या देख रहे थे? भाषाएं देख रहे थे। तो 8वीं अनुसूची की अगर अपन बात करते हैं, तो 8वीं अनुसूची की अगर अपन बात करें तो संविधान में किसका उल्लेख है? भाषाओं का उल्लेख है। ध्यान रखना किसका उल्लेख है संविधान के अंदर? किसका उल्लेख है? भाषाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। संविधान में किसका उल्लेख देखने को मिलता है? भाषाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। तो 8वीं संविधान, 8वीं अनुसूची के अंदर जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के समय, तो उस समय की अगर बात करें कि मूल संविधान की अगर अपन बात करते हैं कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, यह देखिए अपन मूल अगर बात करें संविधान के अंदर कितनी भाषा थी, तो मूल संविधान में भाषा थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा 14। ध्यान रखिएगा कितनी थी? 14। उसके बाद में 15वीं भाषा जोड़ी गई थी सिंधी। ध्यान रखिएगा 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? आपकी सिंधी भाषा थी। यह 15वीं भाषा जोड़ी गई थी आपकी। अगर बात करें 15वीं भाषा की बात करें तो 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? आपकी सिंधी। इसके बाद में साहब आपको जो भाषाएं और जोड़ी गई थी, इसके बाद में जैसे शॉर्ट में याद रख लीजिएगा, एक लड़की का नाम याद रख लीजिएगा कोमल, और कोमल को क्या कर देना? कॉमन कर देना। ध्यान रखना क्या कर देना? कॉमन कर देना। और कॉमन से को से आ जाएगी आपकी कोंकणी। ध्यान रखना को से क्या आ जाएगी? कोंकणी। मैं से मणिपुरी, मैं से मणिपुरी, और नए से नेपाली। ध्यान रखना नए से क्या आ जाएगी? नेपाली भाषा आ जाएगी। इसके बाद में दोस्तों ध्यान रखिएगा आपको एक शब्द याद रखना जिसका नाम आता है BDMS। ध्यान रखना BDMS, आपको एक शब्द याद रखना है जिसका नाम आता है BDMS। ध्यान रखिएगा कौन सा शब्द याद रखना? आपको BDMS ध्यान रखना है। अब देखिएगा दोस्तों BDMS को कैसे अपन देखते हैं। B से भाषा आ जाएगी बोडो। ध्यान रखना B से कौन सी आ जाएगी? बोडो। D से डोगरी, D से डोगरी। ध्यान रखिएगा मैं से मंथाली, मंथाली, और स से संथाली। ध्यान रखना स से क्या आ जाएगी? संथाली। इसके बाद में बात करें ये 14 भाषाएं गुरुजी, ये कौन कौन सी है? तो इसके लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है कि वो ट्रिक कौन सी है? आपको बोलना है अंबा संत बोलना है। क्या बोलना है? आपको एक संत का नाम लेना है। उस संत का क्या नाम आता है? अंबा संत। कौन सा संत? अंबा संत। कम कम पत्ते देता है, कम कम पत्ते देता है उस गुहिल को। इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि साहब अंबा संत है, ये कम कम पत्ते देता है। किसको देता है? उस गुहिल को। अब देखिएगा भाषा बनाते हैं दोस्तों, सारी की सारी जो भाषा है वो निकालते हैं। ऐसे भाषा आ जाएगी असमिया। ध्यान रखना कौन सी आ जाएगी? असमिया। ऐसे असमिया। बैसे बंगला। ध्यान रखना बैसे कौन सी आ जाएगी? बंगला। सैसे संस्कृत। सैसे कौन सी आ जाएगी? संस्कृत। तैसे तमिल। ध्यान रखना तैसे तमिल। कैसे कन्नड़। ध्यान रखिए कैसे कौन सी आ जाएगी? कन्नड़ आ जाएगी। कैसे कन्नड़। और मैं से मलयालम। ध्यान रखना मैं से कौन सी आ जाएगी? मलयालम। मैं से मलयालम। कैसे कश्मीरी। ध्यान रखिएगा कैसे कौन सी आ जाएगी? कश्मीरी। कैसे कश्मीरी की बात करेंगे, कैसे कश्मीरी। मैं से मराठी। ध्यान रखिएगा मैं से मराठी। पैसे पंजाबी। ध्यान रखना पैसे पंजाबी। पैसे पंजाबी। इसके बाद में ते से तेलुगु। ध्यान रखना ते से तेलुगु। ध्यान रखिएगा ते से कौन सी आ जाएगी? तेलुगु आ जाएगी आपकी। ध्यान रखिएगा ते से कौन सी आ जाएगी? तेलुगु आ जाएगी। और देता है को क्या करना? साइलेंट करना। ऊ से उर्दू। ध्यान रखिएगा ऊ से उर्दू और ऊ से उड़िया। ऊ से दो भाषाएं निकालनी है, ऊ से उर्दू, ऊ से उड़िया। ध्यान रखिएगा ऊ से उड़िया। गु से गुजराती, गु से गुजराती। ध्यान रखिएगा गु से गुजराती। ही से हिंदी। ध्यान रखिएगा ही से हिंदी। अब देखिए दोस्तों सीधी सीधी चीज समझना कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। कितनी भाषाएं थी? 14। लेकिन वर्तमान में कितनी है आप देखिएगा। वर्तमान संविधान के अंदर बात करें, अगर वर्तमान संविधान की बात करते हैं तो वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं हैं? आपकी 22 भाषाएं। ध्यान रखिएगा कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। लेकिन साहित्य अकादमी के द्वारा कितनी भाषाओं को पुरस्कार दिया जाता है? अगर बात करें साहित्य अकादमी के द्वारा कितनी भाषाओं को पुरस्कार
पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य अकादमी है कहां पे भारत में? तो साहित्य अकादमी साथियों है नई दिल्ली के अंदर। ध्यान रखिएगा कहां पे है? नई दिल्ली के अंदर है। और साहित्य अकादमी के द्वारा भाषाओं को पुरस्कार दिया जाता है, 24 भाषाओं को। 22 भाषाएं तो वो जिनका संविधान में उल्लेख है, 2 भाषाएं, एक तो आ गई आपकी अंग्रेजी, ध्यान रखिएगा कौन सी आ गई आपकी अंग्रेजी, और एक आ गई आपकी राजस्थानी, ध्यान रखिएगा कौन सी आ गई राजस्थानी। इनको का क्या दिया गया? संविधान में मान्यता दी गई। काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 14 तो ये होगी। इसके बाद में 15वीं कौन सी? सिंधी, 16वीं 17वीं 18वीं 19 20 21 और 22, यानी ये 22 भाषाएं आ गई, ये 24 भाषाएं आ गई। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया? जापान के अंदर, पापुआ न्यू गिनी के अंदर, अगर बात करें बीजिंग के अंदर या मनाली के अंदर, तो इसका आयोजन कहां पे होता है? तो समझिएगा अपन पूरा क्वेश्चन को अपन वापस देखते हैं। पूरा क्वेश्चन है क्या, पूरी कहानी को समझते हैं, पूरी कहानी है क्या। अगर हम बात करें G7 शिखर सम्मेलन की बात करें तो इसकी शुरुआत कहां से होती है, यानी कि पहला शिखर सम्मेलन कब मनाया गया? तो पहला शिखर सम्मेलन की बात करें यह 1975 के अंदर मनाया गया गुरुजी। ध्यान रखिएगा कहां मनाया गया? 1975 के अंदर पेरिस के अंदर यह शिखर सम्मेलन मनाया गया था। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों गुरुजी, तो मानिए बताओ कि इसके अंदर सदस्य देश कितने हैं? ध्यान रखिएगा अगर बात करें गुरुजी आप ये बताएं इसके अंदर सदस्य देश कितने हैं? तो इसके अंदर सदस्य देश कितने हैं? 7। ध्यान रखिए कितने हैं? 7 है। पहले इसके अंदर सदस्य देश कितने हुआ करते थे? 8 हुआ करते थे। पहले इसके अंदर जो सदस्य देश हैं वो कितने हुआ करते थे? 8 हुआ करते थे। अब सदस्य देशों को अपन 2 प्रकार से देखेंगे। एक तो देखेंगे पहले, ध्यान रखेंगे, देखेंगे क्या कहेंगे पहले कितने थे, और एक कहेंगे हम वर्तमान में। ध्यान रखना वर्तमान में। तो पहले इसमें सदस्य देश थे 8, कितने थे? 8। तो इसका नाम क्या हो गया? G8 सम्मेलन। कौन सा हो गया था? G8 शिखर सम्मेलन हो गया था। लेकिन इसमें इस G8 सदस्यों में से एक सदस्य था जिसका नाम था रूस। कौन सा था? रूस। रूस को क्या कर दिया? इससे बाहर कर दिया, और बाहर करने के साथ ही ये वापस क्या बन जाता है? वर्तमान में G7 बन जाता है। ध्यान रखिएगा क्या बन जाता है? G7 बन जाता है। अब ये देखें कि इसके अंदर सदस्य कौन कौन से हैं, ये इसकी बात करेंगे। तो इसके सदस्य के अंदर एक सदस्य आता है जर्मनी। 7 सदस्य, सातों के सातों सदस्य देखिएगा, जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, कनाडा, इटली और ब्रिटेन। इटली और ब्रिटेन देखिएगा कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी ये सातों के सातों क्या है? ये G7 के सदस्य हैं। सातों के सातों ही ये क्या है? G7 के क्या है? सदस्य देश है। ध्यान रखिएगा G7 के क्या सदस्य देश हैं। और रूस को क्या कर दिया? इससे बाहर निकाल दिया है। तो बाहर निकालते हैं, ये G7 से बदलकर G8 से बदलकर क्या बन जाता है? G7 शिखर सम्मेलन बन जाता है। इसके बाद में हम बात करें 2023 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 2023 की बात करेंगे। तो इसका आयोजन हम बात करें कि गुरुजी 2023 में इसका जो आयोजन है, 2023 में इसका आयोजन कहां पे होता है? जापान के अंदर होता है। ध्यान रखना कहां पे होता है? जापान के अंदर होता है। और जापान में भी गुरुजी कहां पे होता है? हिरोशिमा के अंदर होता है। हिरोशिमा के अंदर होता है। और हिरोशिमा की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हिरोशिमा की अगर बात करते हैं 6 अगस्त की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 6 अगस्त 1945 की बात करेंगे। 6 अगस्त 1945 के अंदर यहां पे क्या गिराए गए थे? परमाणु बम गिराए गए थे। ध्यान रखना क्या गिराए गए थे? परमाणु बम गिराए थे। इसी हिरोशिमा के अंदर ध्यान रखना प्रधानमंत्री जी ने, है ना, गांधी जी की, ध्यान रखिएगा, हाल ही के अंदर गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रतिमा का क्या किया है? अनावरण किया है। गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण कहां किया? हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री जी ने कहां पे किया था दोस्तों? ध्यान रखिएगा हिरोशिमा के अंदर। और हिरोशिमा पड़ता कहां पे? आपके जापान के अंदर है। और प्रधानमंत्री गांधी जी की बात करें तो गांधी जी की जयंती कब आती है? आपके 2 अक्टूबर को। ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर को क्या आती है? गांधी जयंती आती है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 के अंदर दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी क्या लौटते हैं? वापस कहां आ जाते हैं? भारत आते हैं दक्षिण अफ्रीका से। अगर बात करें इसकी बात करें 2023 के अंदर जो शिखर
सम्मेलन हुआ था, इस शिखर G70 शिखर सम्मेलनों के अंदर होता क्या है, भारत इसका सदस्य देश नहीं है, भारत इसका सदस्य देश नहीं है, फिर भी भारत क्या करता है, इसके बैठकों के अंदर भाग लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि भारत जो इस जो समिट के अंदर उन देशों को जो आमंत्रित किया जाता है, जो देश उभरती हुई शक्ति के रूप में अपनी अर्थव्यवस्था को ग्रोथ के ऊपर लेके जा रहे हैं, और भारत की अर्थव्यवस्था अभी ग्रोथ कर रही है, भारत की अर्थव्यवस्था ग्रोथ कर रही है। इंडिया काफी पावरफुल देशों की श्रेणी के अंदर धीरे धीरे जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो भारत को इसके अंदर निमंत्रण दिया गया, भारत को किसमें निमंत्रण दिया गया, इसके अंदर निमंत्रण दिया गया। और इन देशों के अंदर जब आपस में जब वार्तालाप हुई, तो इन्होंने 10 सूत्री का आह्वान किया। कितने सूत्री का आह्वान किया? 10 सूत्री का आह्वान किया। इन्होंने कहा कि हम अगले वर्ष तक 10 क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। जैसे आपका आ गया शिक्षा के अंदर, आ गया आपका परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन आ गया, आपका विदेशों के अंदर जो मतभेद है ये आ गया, जो आतंकवाद का आ गया, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण वाले आ गए। तो ऐसे कुल मिला के इन्होंने कितने जो मुद्दों को शामिल किया, इस बार 10 मुद्दों को शामिल किया है। और इसका आयोजन कहां पे होता है? आपके जापान के अंदर आयोजन होता है। अगर बात करें पापुआ न्यू गिनी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? पापुआ न्यू गिनी की बात करेंगे। तो कल ही आपके प्रधानमंत्री जी हैं, वो कहां गए थे? पापुआ न्यू गिनी के अंदर गए थे। शाम के समय की बात में ध्यान रखिएगा, शाम के समय में वो गए थे, ध्यान रखिएगा, शाम के समय में गए थे। तब एयरपोर्ट पे एक अलग से घटना होती है, ध्यान रखिएगा, एयरपोर्ट के अंदर क्या होता है, एक अलग से घटना होती है। और पापुआ न्यू गिनी के जो पीएम है, पापुआ न्यू गिनी के पीएम है, जिनका नाम है जेम्स माराप्पे। ध्यान रखना, जेम्स माराप्पे ने क्या किया? नरेंद्र मोदी जी के, ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी के, आपके भारत के पीएम के क्या छुए थे? इन्होंने पैर छूकर क्या किया था? स्वागत किया था। यानी भारत के पीएम के, ध्यान रखना, भारत के पीएम का क्या किया था? इन्होंने पैर छूकर क्या किया था? स्वागत किया था। और ये देखो दोस्तों, एक अनोखे अंदाज के अंदर इन्होंने पापुआ न्यू गिनी के जो प्रधानमंत्री है, जो माराप्पे हैं, ये एक अलग ही अंदाज में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, इनका क्या किया? अपने देश के अंदर स्वागत किया। एयरपोर्ट के अंदर ही इन्होंने अपने देश के अंदर स्वागत किया और कहा कि साहब, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के पैर छुए। तो दोस्तों समझिएगा कितनी बड़ी बात है। उस देश के, पापुआ न्यू गिनी के जो देश हैं, उनके जो नजरों के अंदर भारत है, ये कितना ज्यादा अच्छा, मतलब उनके लिए कितना बेहतर है, वो अपने आप को कितना अच्छा समझते हैं, कितना ज्यादा फायदेमंद समझते भारत को, अपने आप का वो कहते हैं आइडियोलॉजर मानते हैं आपके प्रधानमंत्री जी को। तभी वहां के प्रधानमंत्री जी ने, आप भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं, इनका क्या किया था? पैर छूकर अपने देश के अंदर स्वागत किया था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और भारतीय संस्कृति हमें यह चीज सिखाती ही भी है कि अपने से बड़ों का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, उनके पैर छूकर उनका स्वागत करना चाहिए। तो ये भारतीय संस्कृति की उन्होंने वहां पे क्या दिखाई थी? एक झलक दिखाई थी। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि साहब, हम क्या, मैं अपने जीवन के अंदर ऐसा जो भव्य स्वागत है, इसको मैं कभी नहीं भूल सकता। और इसी के साथ में जो इन्होंने, ये जो पापुआ न्यू गिनी के जो प्रधानमंत्री जेम्स माराप्पे, यहीं नहीं रुके, इन्होंने 19 तोपों की सलामी भी दे दी। ध्यान रखिएगा, कितने तोपों की सलामी दी? भारत के प्रधानमंत्री को 19 तोपों की सलामी भी दी। और साहब, लीडर ऑफ द ऑनर से भी इसको किनको सम्मानित किया था? आपके प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया था। अगर हम बात करें अगर हम बात करें बीजिंग की बात करेंगे, ध्यान रखना कि किसकी बात करेंगे? बीजिंग की बात करेंगे। तो एससीओ का ध्यान रखना, एससीओ का हेडक्वार्टर की बात करेंगे। एससीओ का हेडक्वार्टर कहां पे है? आपका बीजिंग के अंदर। ध्यान रखिएगा, एससीओ का हेडक्वार्टर कहां पे? बीजिंग के अंदर। एससीओ का मतलब क्या है दोस्तों? एससीओ का मतलब क्या है? संघाई सहयोग संगठन। ध्यान रखिएगा, संघाई सहयोग संगठन। भारत इसके अंदर शामिल कब होता है? 2017 के अंदर भारत इसके अंदर शामिल होता है। भारत इसकी बैठकों में भाग कब लेता है? तो भारत इसकी बैठकों में भाग लेता है 2005 से। क्या करने लग जाता? भारत इसकी बैठकों के अंदर भाग लेने लग जाता है। इतनी चीज समझिएगा। अगर बात करें आगे चलकर अपन एससीओ की और चर्चा करें कि ये जो एससीओ है, इसने अपने पर्यटन, ध्यान रखना, पर्यटन व सांस्कृतिक राजधानी, ध्यान रखना, राजधानी नियुक्त बनाई है साहब। इन्होंने अपनी पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी बनाई है। और वो किसको बनाई है? काशी को अपनी पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी बनाई है। मनाली, ये जो मनीला की बात करें, ये मनीला है, ये फिलीपींस की क्या है? ध्यान रखना,
फिलीपींस की क्या है राजधानी, फिलीपींस की क्या है साहब ये राजधानी है, ध्यान रखना फिलीपींस की क्या है ये राजधानी है, क्या आपकी मनीला, जो आपकी मनीला है, जो मनीला है। इसकी बात करें ये एशियन डेवलपमेंट बैंक, ध्यान रखना एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्या है हेडक्वार्टर की बात करें, किसकी बात करेंगे हेडक्वार्टर है, ये हेडक्वार्टर कहां पे देखने को मिलता है आपको मनीला के अंदर देखने को मिलता है। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका आपको जो हेडक्वार्टर है वह हेडक्वार्टर आपको कहां देखने को मिलता है, वह आपको देखने को मिलता है दोस्तों मनीला के अंदर देखने को मिलता है। और मनीला किसकी राजधानी है तो साथियों समझिएगा ये जो मनीला है ये किसकी राजधानी है, फिलीपींस की राजधानी है। और हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे होता है आपके जापान के ही अंदर होता है। ध्यान रखिएगा पहले दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, G8 अलग हो गया था, G8 अलग हो गया था, G8 यही था मेनली यही था। जब इसके अंदर सदस्य देश कितने थे 8 थे तो ये क्या बन गया था G8 बन गया था। रूस को बाहर करा धक्का देर बारह काटे रूस ने, और धक्को दे जी रूस ने बारह काटो और ये वापस कहां बन गया आपको G7 शिखर सम्मेलन बन जाता है। और इसका भी हाल ही के अंदर अनावरण कहां किया गया आपके जापान के अंदर। और कितनी सूत्री साहब 10 सूत्री का इन्होंने आह्वान किया कि साहब 10 प्रकार की मांगों की इन्होंने वहां पे रखा था कि हम प्रस्ताव रखा था कि साहब हम कितने प्रकार के जो कार्य करेंगे 10 प्रकार के कार्य करेंगे। और ये आपका क्या देख लीजिए समिट देख लीजिए साहब, ये G7 का जो समिट था, ये G7 का जो अगर बात करें G7 का जो समिट था ये इसका आयोजन कहां पे होता है जापान के अंदर होता है। और इस जापान की बात करें, इसकी राजधानी की बात करें, किसकी बात करें राजधानी की बात करें तो जापान की राजधानी क्या है टोक्यो। ध्यान रखिएगा जापान की राजधानी क्या है साथियों टोक्यो। और ये आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो इस समिट के अंदर वहां पे भाग लेने गए थे। तो ये नहीं है कि आपके भारत को ही इन्होंने आमंत्रित किया था, ये क्या है कि जो बड़े बड़े संगठन हैं उनको भी ये आमंत्रित करता है। यह संगठन वो आमंत्रित क्यों करता है, क्यों वो इसलिए आमंत्रित करता है कि सब जब आपस में जब चर्चा हो तो जो देश है जो उभरती हुई जो ताकतें हैं उनको भी शामिल करेंगे, उनके भी विचारों को सम्मिलित किया जाएगा। क्या पता वह बेहतर क्या दे दे, हमसे भी अच्छा क्या दे दे, विचार दे दे, इसके लिए उनको क्या किया जाता है शामिल किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, हाल ही में विश्व की सबसे उम्रदराज महिला का निधन हुआ। अब देखिएगा ऑप्शन देखिएगा डॉक्टर मनोज चौधरी का, ध्यान रखिएगा डॉक्टर मनोज चौधरी का। अब इसके बाद में सेकंड ऑप्शन देखिएगा लुसील रेडेन का, ध्यान रखिएगा किसका है रेडेन का। इसके बाद में बात करें शिवा चौहान की बात करेंगे। इसके बाद में केसी जो सानी है इसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे केसी सानी की बात करेंगे। अब देखिएगा सबसे उम्रदराज महिला है ये कौन सी आ जाएगी आपको, आपकी आ जाएगी ल्यूसील, कौन आ जाएगी साहब आपकी ल्यूसील आ जाएगी रेडेन। ल्यूसील रेडेन है, इन्होंने क्या कि साहब दर्ज कर लिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कर दिया। क्या दर्ज कर दिया साहब इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड है यह इन्होंने दर्ज किया है, ध्यान रखना। अब इसकी बात करें ये कितने वर्ष का रिकॉर्ड दर्ज किया इन्होंने साहब 118 साल तक जिए। कितने साल तक जिए ये 118 साल तक यह जीवित थी। ध्यान रखिएगा ये 118 साल तक यह था, ये क्या थी जीवित थी। इसको एक दूसरे नाम से भी पुकारते थे, उसका नाम था सिस्टर। ध्यान रखिएगा क्या नाम था सिस्टर आम्ब्रे। ध्यान रखिएगा किस नाम से सिस्टर आम्ब्रे के नाम से भी इनको पुकारा जाता था। ध्यान रखना किसको किनको पुकारा जाता था इनको साहब। इनकी फोटो देख लीजिए, ये है साहब विश्व के सबसे उम्रदराज महिला जिनका हाल ही के अंदर क्या हो गया निधन हो गया। ध्यान रखिएगा ये कितने वर्ष की थी दोस्तों, कितने वर्ष के अंदर इनका निधन हुआ है 118 साल तक ये जीवित रही है। इसके बाद में बात करें मनोज चौधरी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे मनोज चौधरी की, डॉक्टर मनोज चौधरी की बात करते हैं। तो जो डॉक्टर मनोज चौधरी है साहब इनको साहब कहां पे गति शक्ति, ध्यान रखना कहां पे गति शक्ति, ध्यान रखना गति शक्ति विश्वविद्यालय के अंदर इनको नियुक्त किया गया। कहां पे नियुक्त किया गया गति शक्ति विश्वविद्यालय के अंदर इनको नियुक्त किया गया। और ये कहां पे है गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के अंदर। कहां पे है वडोदरा के अंदर है। वडोदरा के अंदर क्या देखने को मिलता है
वडोदरा के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा पड़ता कहां पे, गुजरात के अंदर, ध्यान रखना पड़ता कहां पे, गुजरात के अंदर पड़ता है। और इसी गुजरात की बात करें, राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या आ जाएगी इसकी, गांधीनगर। कौन सी आ जाएगी, गांधीनगर क्या आ जाएगी इसकी, राजधानी आ जाएगी साहब, इसकी राजधानी क्या आ जाएगी, गांधीनगर। और गांधीनगर कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है, ध्यान रखना, गांधीनगर कौन सी नदी के किनारे, तो दोस्तों ध्यान रखना, साबरमती नदी। कौन सी नदी, साबरमती नदी। और ये बताओ साबरमती नदी की गुरुजी उद्गम कहां से होता है, तो उद्गम कहां से होता है, राजस्थान से होता है। गुरुजी ये बताओ इस नदी के किनारे कोई और शहर भी बसा हुआ है क्या, बिल्कुल एक शहर और बसा हुआ है जिसका नाम था आता है अहमदाबाद। कौन सा बाद आता है, अहमदाबाद। और अहमदाबाद भी आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में आगे चले, अहमदाबाद भी आपको कहां देखने को मिलता है, यहां पे अहमदाबाद भी आपको इसके किनारे देखने को मिलता है। और अहमदाबाद को कहते हैं भारत का मैनचेस्टर, ध्यान रखना, भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ध्यान रखना, भारत का क्या कहते हैं, मैनचेस्टर कहते हैं। हर गुजरात के अंदर, वडोदरा के अंदर, ध्यान रखिएगा, गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य अगर बात करें, ध्यान रखना, गति शक्ति की बात करेंगे, गति शक्ति पोर्टल, ध्यान रखना, गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य, भारत का पहला राज्य कौन सा बनता है, आपका गुजरात बन जाता है। इसके बाद में शिवा चौहान की बात करेंगे, कैप्टन शिवा चौहान की बात करेंगे, तो सियाचिन ग्लेशियर की बात करेंगे, सियाचिन ग्लेशियर, ध्यान रखना, कौन सा ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर की बात करेंगे, सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात भारत की पहली महिला, ध्यान रखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात भारत की अगर बात करेंगे, भारत की प्रथम महिला, भारत की बात करेंगे, भारत की प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला की बात करेंगे, महिला की बात करेंगे तो वो कौन सी आ जाएगी आपकी ये। अगर बात करें विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल की बात करेंगे तो सियाचिन, ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा अगर युद्ध स्थल भी एग्जामिनर आपसे पूछ ले मेरे साथियों, तो वो कौन सा आ जाएगा, आपका सियाचिन आ जाएगा। आपकी बात करेंगे दोस्तों, किसकी बात करेंगे, के जो सानी की बात करेंगे, तो केवी सानी की बात करेंगे तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, नाबार्ड, ध्यान रखिएगा, किसकी बात करेंगे, नाबार्ड। इस नाबार्ड का अगर बात करें हेडक्वार्टर की बात करें तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां पे, मुंबई के अंदर, ध्यान रखना, कहां पे है, मुंबई के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। और नाबार्ड के नए अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, नाबार्ड के नए जो अध्यक्ष की बात करेंगे, जो नए अध्यक्ष है वो किनको बनाया गया है, नाबार्ड के नए अध्यक्ष किनको बनाया गया, आपके वीके सानी को बनाया गया। ध्यान रखिएगा, किसको बनाया गया, वीके सानी को नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर देखिएगा, ये देखिए साहब आपकी जो सबसे उम्रदराज महिला है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिएगा, हाल ही में जोमेटो ने अपना यूपीआई किस बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। और ये अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, देखिएगा, वापस समझिएगा कि हाल ही में जोमेटो, ध्यान रखिएगा, कौन सा जोमेटो, जिससे अपन खाना वाना ऑर्डर करते हैं उसकी बात करें, जोमेटो ने कौन सी बैंक के साथ में क्या मिलकर अपना यूपीआई लॉन्च किए हैं। जैसे भीम यूपीआई था ना, भारत ने अपना यूपीआई लॉन्च किया था, भीम यूपीआई लॉन्च किया था। और जो भारत की जो ऑनलाइन जो मनी ट्रांजेक्शन की जो प्रणाली थी जिसका नाम था यूपीआई, और इसी यूपीआई के दम पे भारत क्या कर रहा है, विदेशों के साथ में, अब जो पहले क्या होता था, विदेशों के साथ में आयात निर्यात करना होता था तो वो किस में होता था, मुख्य रूप से वह डॉलर में होता था। लेकिन भारत क्या कर रहा है, अभी यूपीआई के माध्यम से क्या कर रहा है, अभी डॉलर को नहीं कर रहा है, जो आयात निर्यात वो करना है वो अधिकतर वो किस में कर रहा है, अपना रुपए के अंदर आयात निर्यात कर रहा है। और सबसे बड़ी जो आयात निर्यात के अंदर समस्या होती थी कि साहब पैसा कैसे लेंगे, पैसा एक दूसरे के पास में कैसे पहुंचाया जाएगा। तो भारत ने अपनी जो डिजिटल जो करेंसी को जो स्थानांतरित करने का एक सिस्टम जो प्रणाली थी उसको तैयार किया, यूपीआई नाम था जिसका। और इसी यूपीआई के दम पे साहब रूस यूक्रेन के बाद युद्ध के बाद में भारत ने क्या किया कि विदेशों के साथ में आयात निर्यात करना है तो अब अधिकतर वो किस में करता है, भारत आयात निर्यात वो किस में करता है, रुपए में करता है। इससे हुआ क्या, रुपए क्या दे देगा, धीरे धीरे डॉलर को चुनौती देने देगा और इंटरनेशनल मार्केट पे किसकी वैल्यू बढ़ने लगेगी, रुपए की वैल्यू बढ़ने लगेगी। लेकिन अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, जो $1 80 रुपए, लगभग 80 रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात करें इस क्वेश्चन के ऊपर देखें, जोमेटो की बात करें, जोमेटो ने अपना यूपीआई लॉन्च कौन से बैंक के साथ में मिलकर लॉन्च किया, तो किसके साथ में लॉन्च करी है,
आईसीआईसी बैंक के साथ में। ध्यान रखिए किसके साथ में लॉन्च किया है, मिलकर आईसीआईसी बैंक के साथ में इन्होंने अपना नया यूपीआई लॉन्च किया है। अब देखिएगा बात यही नहीं रुकी, अपन बात करेंगे दोस्तों किसकी बात करेंगे, आईसीआईसी बैंक की। गुरुजी थिमानिया बताओ कि इसकी स्थापना कब होती है। ध्यान रखना इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1994 के अंदर होती है। गुरुजी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। ध्यान रखना कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई के अंदर देखने को मिलता है। गुरुजी बीओबी की स्थापना कब होती है, बीओबी की स्थापना होती है 1908 के अंदर। ध्यान रखना कब होती है, 1908 के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा। ध्यान रखना 1908 के अंदर इसकी स्थापना होती है। गुरुजी ये है कहां पे, तो गुरुजी बेटा ये कहीं नहीं है, ये भी कहां पे है, मुंबई के अंदर। ध्यान रखना कहां पे है, मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। गुरुजी एसबीआई की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एसबीआई। कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ मुझे एसबीआई की स्थापना कब हुई थी। इसके बाद में बात करें एचडीएफसी की बात करेंगे, एचडीएफसी की स्थापना भी कब होती है, 1994 के अंदर होती है। ध्यान रखना कब होती है, 1994 के अंदर होती है। अगर बात करें इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे, ध्यान रखना हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर कहां पे है इसका जो हेडक्वार्टर है वह हेडक्वार्टर हमें कहां देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है मुंबई के अंदर देखने को मिलता है हमें हेडक्वार्टर। अगर एसबीआई की बात करेंगे तो 1955 के अंदर। ध्यान रखना 1955 के अंदर किसकी स्थापना होती है, एसबीआई की स्थापना होती है। और इसकी अगर अपन बात करेंगे हेडक्वार्टर की बात करेंगे, ध्यान रखना किसकी बात करेंगे, हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर भी कहां पे देखने को मिलता है, हमको मुंबई के अंदर देखने को मिलता है। और ये देखिए कौन सा सिस्टम लॉन्च किया था इन्होंने, भीम यूपीआई, जोमेटो यूपीआई लॉन्च किया था। ध्यान रखना कौन सा यूपीआई लॉन्च किया था इन्होंने, जोमेटो यूपीआई लॉन्च सिस्टम लॉन्च किया था। अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे। गुरुजी वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब होती है, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है 1944 में। ध्यान रखना कब होती है, 1944 के अंदर किसकी स्थापना हो जाती है, आपकी वर्ल्ड बैंक की। भारत कब शामिल होता है, 1945 के अंदर भारत उसके अंदर शामिल हो जाता है, वर्ल्ड बैंक के अंदर शामिल होता है 1945 के आसपास। ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बात करेंगे गुरुजी, आप बताओ एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे दोस्तों, किसकी बात करेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहां पे, वाशिंगटन डीसी के अंदर। ध्यान रखना कहां पे, वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका क्या देखने को मिलता है, हमको हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। अगर बात करें दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करेंगे तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, मनीला के अंदर। ध्यान रखना कहां पे है, मनीला के अंदर। और मनीला है कहां पे, फिलीपींस के अंदर। ध्यान रखना कहां पे है, फिलीपींस के अंदर है। और इसकी स्थापना तो होती है 1966 के अंदर। कब होती है, 1966 के अंदर है। और ये कार्य कब से करने लगती है, तो ये जो कार्य है ये कार्य करती है दोस्तों, ध्यान रखना ये कार्य कब से करती है, तो ये कार्य करती है साहब आपका 1967 से क्या करने लग जाती है, कार्य करने लग जाती है। कौन सी बैंक करने लग जाती है, आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक करने लग जाती है। और दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। और जो बैंको कोचिंग का यह डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसको दोस्तों ज्यादा से ज्यादा जो शेयर कीजिए। आपको क्लास अगर अच्छी लगती है तो क्लास को आप अपने सभी ग्रुपों के अंदर, जो ग्रुप वगैरह होते हैं उन सभी ग्रुप में शेयर कीजिए। और साथ में ही अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिए, जिससे क्लास का ज्यादा से ज्यादा फायदा आपको मिल सके। और दोस्तों बैंको कोचिंग की तरफ से एक बार फिर से आप सभी का इस जो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूं। और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खूब खुश होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसा। कि माँ तेरे पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना पूरा करके हम दिखलाएंगे। आप सपने बड़े देखना पूरा करके हम दिखलाएंगे। इसी के साथ में मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।